हेलो 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 हेलो, लाइव आ चुके हैं। आ चुके हैं भाई लाइव। चलिए देखिए, कल हमने आज ही के लेक्चर को मैं शूट कर रहा हूँ एक दिन पहले। हमने आज जो है लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 हमने पढ़ लिया था। ठीक, लेक्चर 2 हमने पढ़ा था कल। और आज लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। रेडी हैं सभी लेक्चर 3 के लिए? अरे भाई 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 भाई, ट्राइपॉड ना कर जाए। लेक्चर 3 के लिए चलिए, मैं यहाँ लगाता हूँ, ट्राइपॉड को सेट कर दिया। चलिए, हाँ भाई यार, 1-2 मिनट तो शुरुआत के ना क्लास सेट करने में ही लग जाते हैं। चलिए कोई नहीं। चलिए भाई, तो देखिए लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड हमने आज कल पढ़ा था। तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं। देन उसके बाद जो है हम लोग जो है लेक्चर 3 आज स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं बोर्ड साइड बढ़ लूँ, क्योंकि इस बोर्ड में जो समझाना है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए भाई, रेडी से भी? ओके, चलिए मैं यहाँ से लेक्चर फर्स्ट से पूरा रिकॉल करता हूँ, बताइएगा कैसा रहता है। देखिए लेक्चर फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक का बॉटनी का चल रहा है हमारा लेक्चर। जो लोग बी से जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, ये बॉटनी का कॉन्सेप्ट है। बॉटनी का लेक्चर फर्स्ट आप लोग को इसी चैनल पे इसी लिस्ट के नीचे मिल जाएगा। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखो क्या पढ़ा था। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो कोशिका है यानी कि सेल है, सेल जो जीवित कोशिका है और मृत कोशिका है। तो जो मृत कोशिका की जो खोज हुई शुरू में वो रॉबर्ट हुक ने, अब मैं हर एक लेक्चर में रिकॉल करूंगा फर्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो मृत कोशिका की जो खोज करी वो रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने करी 1665 पे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिसे जो कि क्या थी, एक पादप कोशिका थी। जिसकी खोज करी थी वो क्या थी, एक पादप कोशिका थी, जो कि किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। फटाफट से समझते चलते हैं इसे। पादप कोशिका थी, मैं यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ। और इसे कॉर्क कोशिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्क कोशिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, और ल्यूवन हॉक ने करी थी। जो जीवित कोशिका की उन्होंने खोज करी थी ल्यूवन हॉक ने, ठीक है। देन इसके बाद क्या था, थर्ड पे न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, न्यूक्लियस की खोज करी थी रोबर्ट नहीं करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी किसकी, न्यूक्लियस की। और देन फिर क्या था अपना, उन्होंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो कोशिका का क्या है, डायरेक्टर है, यानी कि उसको संभालता है। और जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टर को कोशिका को क्या है, संभालता है, ठीक है। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, फिर आगे हमने पढ़ा था कि गलते जो कोशिका की परिभाषा हमने पढ़ी थी। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक व मूलभूत इकाई है, इसे कोशिका बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देखिए कोशिका सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ा था 2 व्यक्ति आते हैं, स्वान और स्लाइडेन, ठीक है। तो स्लाइडेन की बात करें तो वो 1838 में वन विज्ञापन शास्त्री थे, ठीक है। उन्होंने जो है पादप कोशिका पे खोज करी। उन्होंने बताया कि जो पादप कोशिका है वो विभिन्न प्रकार के कोशिका और विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी है, इतना उन्होंने बताया। और फिर आते हैं स्वान, जो जिसने क्या कहते हैं जंतु कोशिका पर खोज करी। और उन्होंने बताया कि गलते जो जंतु कोशिका है वो उसको जंतु कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे बाद में जाकर के क्या बोला गया, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली बोला गया, ठीक है। ये इतना उन्होंने बताया, उतना उन्होंने इतना बताया कि एक आवरण पाया जाता है, बाकी झिल्ली तो बाद में कहा गया, ठीक है।
और उन्होंने बताया कि इस आवरण के जो अंदर कोशिका है उसके अंदर सेलुलोज की उपस्थिति होती है, इतना उन्होंने बताया। उसके बाद आता है कोशिका का आधुनिक सिद्धांत जो कि मोरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल कुछ ऐसी करके है इंग्लिश में। तो उन्होंने उसमें किया था, वो जो है किसने किया था, रोबर्ट विर्चो ने किया था। अगर मैं इनकी बात करूँ स्वान ने, तो स्वान जो थे 1839 में जो थे जर्मन के दोनों विज्ञापन शास्त्री थे। तो ये जो थे जो स्वान थे, ये जो है जूलॉजिस्ट थे यानी कि प्राणी शास्त्री थे। तो अब आते हैं हम लोग अपने कोशिका के आधुनिक सिद्धांत पे। तो ये रोबर्ट विर्चो नामक व्यक्ति ने किया था। रोबर्ट विर्चो नामक व्यक्ति ने किया था। रोबर्ट विर्चो नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि 1855 में आए थे। ठीक है। इन्होंने जो है अपनी भाषा में सेल की परिभाषा दी, सेल बोला था, तो इन्होंने अपनी भाषा में बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि प्रत्येक जो नई कोशिका का जन्म है वो अपनी इसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है हमारा डायग्राम भी उन्होंने बताया था कि कैसे, मैंने बताया था कैसे एक कोशिका होती है और उसके बाद ऐसे ऐसे जो है दो कोशिका मिलकर जो है बताती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर आता है हमारा क्या, एमसीक्यू फॉर्म, और हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा डी एंड हो जाता है। मैं बिना देखे बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ सारा कुछ। ठीक है, रिविजन तौर पे। फिर आता है लेक्चर नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में क्या देखा हमने, क्या देखा मैं बताता हूँ यहाँ से शुरू से, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है मन में। हाँ, पोषण के बारे में हमने पढ़ा। देखो पोषण जो है जीवाणु की, अगर एक अपवाद की बात करें, जैसे जैसे लिखा है नोट्स में वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। तो जीवाणु के अपवाद की बात करें तो जीवाणु जो है क्या, जीवाणु जो है हाँ, जीवित प्लस निर्जीव, जीव प्लस निर्जीव की जो है बीच की कड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो है आता हमारा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और एक दूसरा क्या होता है परपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाएं, और परपोषी वो होते हैं अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहें। पहला होता है स्वपोषी, दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है रसायन संश्लेषी और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी वो होते हैं जो क्या हो रसायन से अपना भोजन प्राप्त करें, जैसे कि सल्फर जीवाणु, और जो रसायन से प्रकाश से प्राप्त करें वो प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधे हुए। ठीक है। फिर आते हैं परपोषी। परपोषी जो है कौन होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहजीवी। सहजीवी होते हैं अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, अरे जीवित से प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है मृतजीवी, यानी कि जो मृत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आता है नहीं परजीवी। परजीवी जो अपना भोजन जीवित से प्राप्त करते हैं, और मृतजीवी यानी कि अपना भोजन मृत से प्राप्त करते हैं। सहजीवी जो हम इंसान लेन देन करके सहजीवी होते हैं, और एक होता है सहकारी सहजीवी। चलिए छोड़ें इन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये किसी काम नहीं आएगा। फिर आगे आता है हमारा क्या, आगे हमारा आता है, देखो मैं इतने 14 मिनट 20 मिनट बैठा पड़ा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी लिखना है, इसलिए मैं बैठा पड़ा हूँ, बैठ के रिवाइज कर रहा हूँ। फिर हमारा आगे कॉन्सेप्ट आता है किस चीज़ का, डायग्राम का, जिसमें बताया था मैंने कि डायग्राम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसे बोला जाएगा कोशिका द्रव्य, और इसे बोला जाएगा केंद्रक द्रव्य। इसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों के जुड़ने पर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है, यानी कि जीव द्रव्य। ये आप लोग याद रहेगा। ठीक है। फिर आगे आगे हमारा आता है क्या चीज़, ये होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये मैं बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया मैंने जब से लेक्चर छोड़ा है। फिर आता हमारा मुर्गा शब्द महारस, वो तो आपको याद ही हो गया होगा कि मजा लिखना ही चाहता ना यार, यहाँ चौक वॉक डिस्टर्ब मजा आता, मजा नहीं आता कि क्या यार,
मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। जो कोशिका है, कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, बहुकोषीय जीव बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग डायग्राम पे। अब मैं सीधा डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ देगा डायग्राम में, ठीक है। तो मैं पहले बना देता हूँ जंतु कोशिका का, ठीक है। देखिए सीधा जंतु कोशिका का इस टाइप से, ये जंतु कोशिका का डायग्राम है, ठीक है। जहाँ जो याद है उसको बनाते जाऊँ। देखिए डायग्राम जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको याद रहेगा। इसे बोलेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसे बोलेंगे आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। इसे बोलेंगे केंद्रक। ये जो बॉर्डर है ना, ये बेसिकली इस टाइप का होता है, ये ना इस टाइप का होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे 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 बीच की लाइन मिटा रखी होती है, मैं ऐसे बना नहीं रहा हूँ, समझ गए। इसे बोलेंगे केंद्रक। कहाँ क्या लिखा, खींचा मैं तीर, केंद्रक। इसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली, इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली। अभी तो रिवाइज चल रहा, आधा घंटा रिवाइज चलेगा, ठीक है। और ये होगा यहाँ पे सूक्ष्मकाय, सूक्ष्मकाय। ये यहाँ पे होगा तारककाय, तारककाय। यहाँ पे होगा छोटे छोटे क्या, राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। यहाँ पे होगा, कहीं भी लगा दो, इसे बोलेंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसे बोलेंगे यहाँ पे कोशिका पंचर, कोशिका पंचर, ठीक है। इस यहाँ पे बनेगा ऐसे करके, ऐसे गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक चीज़ मिसिंग हो रही क्या, हाँ। इसे बोलते हैं उंगली नुमा संरचना, उंगली नुमा, उंगली नुमा संरचना। ये नेम आपको याद होने चाहिए सारे, इंग्लिश में तो अच्छी बात है। माइक्रो कॉन्ट्रिया को माइक्रोकॉन्ट्रिया बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, अंतः प्रौद्योगिकी जालिका को बोलते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सूक्ष्मकाय को बोलते हैं माइक्रोबॉडी, गोल्जी काय को बोलते हैं गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम को बोलते हैं लाइसोसोम, राइबोसोम को बोलते हैं राइबोसोम, तारककाय को बोलते हैं क्रोमोसोम, ऐसे का कुछ नाम है। कोशिका को पंचर को नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक दो नेम। ये हो गया हमारा क्या, कोशिका, सॉरी जंतु कोशिका, ये आपको बताना चाहिए। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब बनाता हूँ पादप कोशिका। पादप कोशिका डिफरेंट होती है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट होती, ज़्यादा नहीं होती। कहीं सोचे भैया बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम पढ़ेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका कैसी होती है, ऐसे करके ऐसे 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 होती है, नहीं ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे डिजाइन तुम्हें नहीं बनाना होता है, ऐसे बता रहा हूँ मैं कैसी टाइप से होती है। बाकी तो जैसी बनी होती बना दो ऐसे, हाँ ऐसी बना लो, एग्जाम में भी ऐसी आती होगी, ठीक है। अरे यार, यहाँ पे पाया जाएगा केंद्रक, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, केंद्रक। यहाँ पाया जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रौद्योगिकी जालिका समझते ना, मैं बना रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, बाकी डिटेल बनाओ तो बहुत अच्छा बनेगा। ये हो गया, हाँ।
एक चीज़ ध्यान रखना, बनाते वक्त आगे का मत सोचना, जो है आपको बना रहा है वही समझना, ठीक है। इसे बोलेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसे बोलेंगे अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ। इसे बोलेंगे अंतःप्रद्रव्य की जालिका, अंतःप्रद्रव्य द्रव्यकीय जालिका। इसे बोलेंगे केंद्रक, काइनेटिक लगा दो, केंद्रक, ठीक। इसे बोलेंगे केंद्रक। और ये पाया जाएगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। और यहाँ होता है गोल्जी काय, गोल्जी काय। यहाँ होगा बड़ा से लेवल पे क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, हरित, हरित लवक। इसे बोलते हैं रिक्तिकाय, रिक्तिकाय, ठीक है। देन अब कुछ आएगा, यहाँ पे होगा राइबोसोम, ठीक। यहीं का ये होगा लाइबोसोम। यहाँ होगा सूक्ष्मकाय, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ आ गया। ये जो है पादप कोशिका का डायग्राम है, पादप कोशिका समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये दोनों चीज़ समझने के बाद कुल मिलाकर निष्कर्ष निकला था अब हमने जो चीज़ ध्यान रखी थी, ओ कुछ कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ 100% में से देखो, पहला होता है जल यानी कि वाटर। नंबर 2 पे आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 3 पे आता है क्या, फैट यानी कि वसा। नंबर 4 पे आता है प्रोटीन। नंबर 5 पे आता है जल, वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और एक आता है चीज़ मिसिंग है यार, जल यानी कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और एक आता है 80% हो जाएगा प्रोटीन। ये और मिसिंग है यार, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अब आपको पता होना चाहिए, आज तू है पानी से कितना 7 बार बोला, तो 60 से 80%, ठीक। कार्बोहाइड्रेट में 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 से 5%। फैट में V आ रहा है, यानी कि वसा से V आ रहा है, तो 2 होगा।
प्रोटीन में 10 की आवाज़ आ रही तो 10 से 15 के बीच % रहेगा। न्यूक्लिक एसिड में 7 से 5 के बीच में रहेगा 5%। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए। ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया तो कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया कहलाता है। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया। नेक्स्ट आता हमारा कुछ जो है इम्पोर्टेंट और नीट MCQ आपको पता होना चाहिए। उससे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है गोलाकार, इसे बोलते हैं गोलाकार। दूसरा होता है छड़ाकार। तीसरा होता है कौमाकार, कामाकार। चौथा होता है जिगजैग आकार, जिगजैग आकार। ठीक, ये हो गया ओकस। ठीक, आकाश लिखते हैं, इसमें छड़ाकार में लिखते हैं बेसलिसिस, विब्रियो। चौथा होता है स्पाइरुलम। ये आपको पता होना चाहिए 4 किस टाइप के प्रोटीन होते, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, फिर इम्पोर्टेंट MCQ जाएंगे। पहला है छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा 0.3 यूमीटर। ठीक, बड़ी कोशिका अंडा। नंबर 3 पे है जीवाणु का आकार। ये सारा मैच करिएगा 0.0.0.0.0 3 से 5 यूमीटर, 3 से 5 यूमीटर। फिर आता है RBC, इसमें होता है 7 यूमीटर। और चौथा 5वां आता है फिर क्या, बैक्टीरिया, जो होता है क्या 0.2 यूमीटर। नंबर 6 पे आता है PPRLO, PPLO। PPLO को बोलते हैं प्लूरोफोनोमिया निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज होता है कितना 0.1 यूमीटर। और एक आता है 7वें नंबर पे क्या, PPLO के बाद क्या आता है
आपको बताना चाहिए 7वें पे आता है 7वें नंबर पे आता है 7वें नंबर पे आता है 7वें नंबर पे आते हैं कोशिका 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 नहीं नहीं प्रारूप जीव जो है टिपिकल जीवाणु जिसका साइज होता है 5 से 10 मीटर तक 1 से 2 मीटर तक 1 से 2 मीटर तक ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आज हम टॉपिक शुरू करेंगे ठीक है, यहाँ तक 26 मिनट का हो गया रिवीजन। अगेन रिवीजन करें। ये 2-4 चीज़ों का रिवीजन रह गया, उसको करते हैं फिर चलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया था, हाँ एक कोशिका में मात्रा और एक जो है कोशिका में मात्रा और ये कोशिका में मात्रा। देखो पहला होगा जल, दूसरा होगा प्रोटीन, तीसरा होगा कार्बोहाइड्रेट, चौथा होगा न्यूक्लिक एसिड, पांचवा होगा क्या वसा। वसा 2%, न्यूक्लिक एसिड 7 से 5%, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 3% से लेके 5% तक, प्रोटीन हो जाएगा 10 से 15% तक, ये हो जाएगा 80% तक। ठीक है, ये पता होना चाहिए। छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी होती है ऑस्ट्रिच अंडा, और जीवाणु का साइज होता है 3 मीटर तक। जीवाणु का साइज होता है 3 मीटर से 5 मीटर तक। फिर चौथे पे आता है आरबीसी का होता है, एरिथ्रोसाइट का होता है 7 मीटर। पांचवे पे आता है जीवाणु का होता है 0.2 मीटर। 7 जिसे बोलते हैं पीपीएलओ, इसका होता है 0.1 मीटर। और आता है 8वां प्रारूप जीवाणु कोशिका, टिपिकल लिविंग सेल, टिपिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल, जिसे बोलेंगे क्या, जिसका साइज होता है 3U से 5U मीटर तक, 3U से 1 से 2U मीटर तक, 1 से 2U मीटर तक, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का लेक्चर नंबर 3 जो आने वाला है दोबारा रिवीजन अगले वीडियो। ठीक है।